गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा? केम छो? मजामा? चलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। किवें हो तुसी? वधिया हो? हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सेशन की शुरुआत करें। क्या आप लोग तैयार हैं सेशन की शुरुआत करने में? चलिए शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए भाई, प्लीज शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी नॉन में हैं, ताकि उनको इस सेशन तक पहुंचाया जा सके, उनको पता लगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ पे हम हर टॉपिक को बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ते हैं, तो उन तक पहुंचाइए जिन्होंने कभी भी इतिहास को पढ़ा ही ना हो। तो जल्दी जल्दी इस चीज को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आज आप क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन जो हैं, उनके आंसर हैं, उनके रुकने नहीं चाहिए। आप लोगों को लगना चाहिए कि आज हम कहाँ आए हैं, एक ऐसे युद्ध में आए हैं जो युद्ध कैसा, इतिहास के साथ आप युद्ध का है, और उसमें आपको क्या करना है, जीतना, आपको उसमें फतेह हासिल करनी है। क्लियर बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है स्टूडेंट। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है, मैच करना। सीधा सा क्वेश्चन है, काटा माटा मारना और कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को पता है। और ये काम हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ऐसे 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 यही करना है। छोटे बच्चों में हमने यही किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। हाँ जी, आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा, एक तरफ क्या है, महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। ये उनकी क्या है, कैपिटल्स हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा महाजन पद जिसकी कैपिटल कौन सी है। क्लियर बात समझ में? आप लोगों को पता है कि कितने महाजन पद हैं, 16 महाजन पद हैं। आप लोगों को 16 महाजन पदों में से यहाँ पे 4 महाजन पद दिए गए हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप लोगों को सिर्फ ऐसे 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 ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो ऐसा ऐसा करना है ना, वो बचपन में हम जहाँ मर्जी आए वैसे कर देते नहीं। यहाँ पे आप लोगों को दिमाग से काम लेना है कि किसका कौन सा आंसर आएगा। क्लियर बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्या कहता है आपका, मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल, अगर आप लोगों ने 16 महाजन पद अच्छे से याद किए गए हैं तो आप लोग उनको बेहतरीन तरीके से ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मत्स्य, मत्स्य की आप सभी को पता है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। मत्स्य की जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर थी। कुरु किसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला एरिया था। कौन सा? इंद्रप्रस्थ, मतलब कि ये हस्तिनापुर हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया था। सूरसेन, सूरसेन हमारे कृष्ण जी की भूमि मथुरा है। और अश्मक, इसकी कैपिटल कौन सी है? पोटन या पोटली। पोटन या पोटली, कितनी अजीब नाम है ना, पोटन या पोटली, अश्मक की। क्लियर बात समझ में आई? तो मत्स्य की कैपिटल का नाम क्या है? विराटनगर। कुरु की कैपिटल का नाम क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई और महाजन पद दिया हो। आपसे 16 महाजन पदों में से एक महाजन जरूर पूछा जाएगा कि इसकी कैपिटल का नाम बताइए। क्लियर बात समझ में आई? तो मत्स्य की कैपिटल का नाम क्या है? विराटनगर। कुरु की कैपिटल का नाम है इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की कैपिटल का नाम है मथुरा। और अश्मक की क्या है? पाटन या पोटली। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए का थर्ड देखिए कहां पे ऑप्शन में, ए का थर्ड यहां पे तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। ए का थर्ड, ए का थर्ड कहां पे है? यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? क्या ये दोनों ऑप्शन सही है? यस या नो? नहीं ना, दोनों में से एक ही होगा। तो आगे देखिए, बी का क्या है? 4 है। यहाँ पे बी का फर्स्ट है, यहाँ पे बी का 4 है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ए का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। बी का क्या रहेगा? 4 रहेगा। सी का क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। डी का क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? यस या नो? तो 16 महाजन पदों में से 4 महाजन पद जिसकी कैपिटल आप लोग याद कर चुके हो। कौन कौन सी? मत्स्य की क्या है? क्या है? विराटनगर। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की क्या है? मथुरा है। अश्मक की पाटन या पोटली है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 महाजन पदों के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो कहाँ से मिलती है? कौन सी जैन ग्रंथ से मिलती है? तो वो कौन सा है? भगवती सूत्र है। और कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो वो कौन सा है?
अंगुत्तर निकाय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिमाग में इस चीज को छाप लो। क्लियर है, बात समझ में आई? समझ में आया? समझ में आया मेरे विद्वानों के विद्वानों? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे महारथियों सारे के सारे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? अरे वाह यार, क्या क्वेश्चन आया, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ट्रिक याद है क्या आप लोगों को? ट्रिक याद है मेरी? मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी, याद करो, क्या ट्रिक बताई थी? तुगलक सखी, तुगलक सखी, ट्रिक याद है? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, दिल्ली सल्तनत के अंदर सारे वंश आते हैं, गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, सारे वंश आते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या बताना है कि इन दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश आए थे उन सभी में सबसे कम टाइम पीरियड के लिए शासन किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खिलजी ने, तुगलक ने, सैयद ने एंड लोधी ने। हाँ जी दसो, एज द आंसर की होवेगा? दसो भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, आप सभी को पता है। तू से क्या बन गया? तू से क्या बन गया? तुगलक बन गया। क्या बन गया? तुगलक बन गया। तो सबसे ज्यादा किसने किया था? तुगलकों ने किया था। उसके बाद किसने किया था? गुलामों ने किया था। किसने किया था? गुलाम वंश ने किया था दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे किसने किया था? लोधी ने। यहाँ से हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं। लोधी क्या आ गया? तीसरे नंबर पर। फिर आपका आता है सैयद वंश। कौन सा वंश आ गया? सैयद वंश आ गया। फिर आपका कौन सा आ गया? खिलजी वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश। तो सबसे कम टाइम पीरियड के लिए किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था, क्योंकि आप सभी को पता है इन लोगों ने, जैसे तुगलक वंश सबसे ज्यादा था, उसके बाद तुगलक से थोड़ा सा कम कौन थे? गुलाम थे। गुलामों से कम समय के लिए किसने किया था? लोधियों ने किया था। लोधियों से थोड़ा सा कम किसने किया था? सैयदों ने किया था। और सैयद वंश से सबसे कम किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1290 से लेकर 1320। 1290 से लेकर 1320। तो सबसे कम टाइम पीरियड किसका हो गया? खिलजियों का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग दिन प्रतिदिन हिस्ट्री के अंदर अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा आप लोगों की प्रोग्रेस हुई है। मतलब मुझे भी खुद को लगता है कि यार वाकई मतलब लगता है कि हाँ, आप लोग जो है विद्वानों के विद्वान हो, पढ़ने वाले बच्चों में से एक हो और आप लोग पढ़ रहे हो। यहाँ पे विद्वानों का विद्वान वो वाला विद्वान नहीं जो आप लोग सोच रहे हो कि मैम हमें हंसी उड़ा रहे हैं, नहीं, मैं वाकई रियली आप लोगों की तारीफ कर रही हूँ कि आप वाकई पढ़ने लगे हो। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आप सभी को पता है खिलजी वंश का संस्थापक फाउंडर कौन थी? कौन था फाउंडर खिलजी वंश का? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। सैयद वंश का कौन था? खिजर खां था। और लोधी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोधी था। ये सारे के सारे क्या थे? फाउंडर थे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप लोग ये ट्रिक को याद कर लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा किसने कम समय तक, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है कि हाँ क्रोनोलॉजी सेट कीजिए कि सबसे कम किसने किया, फिर उससे ऊपर किसने किया, फिर उससे, तो आप लोगों को अगर ये ट्रिक याद रहेगी कि तुगलक सकी, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बात समझ में आ गई? यस या नो? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों समुदायों को, दोनों समुदाय मतलब कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और इस्लाम, इस्लाम धर्म एंड हिंदू धर्म, ठीक है, एक दूसरे को विचारों को बेहतर ढंग से समझने की मदद करने के लिए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, अनुवाद डिपार्टमेंट की स्थापना। दिल्ली के किस सुल्तान ने दोनों भाईचारियां ਨੂੰ एक दूजे ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ व्यक्त करके ਨਾਲ समझਣ ਵਿੱਚ मदद ਕਰਨ ਲਈ अनुवाद विभाग की स्थापना की सी? हाँ जी, देखिए ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश एंड सिकंदर लोधी। क्या कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कि किस व्यक्ति ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश एंड सिकंदर लोधी। क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑनलाइन जरा सोच के बताओ कि किस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम सोचा कि क्यों न हिंदू और मुसलमानों के जो विचार हैं, उनके मन में जो चल रहा है, उन जो किताबों में जो लिखा हुआ है, उसके लिए एक ट्रांसलेशन,
मान लीजिए इस्लाम धर्म की कुछ किताबें हैं जो आप लोगों को मैं पढ़ने को देती हूँ, क्या आप लोग पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आप लोगों को क्या पता चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है? तो अगर उसको आपकी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाए, ट्रांसलेट कर दिया जाए, तो आप उसको ईजिली समझ पाओगे, आप उनके विचारों को समझ पाओगे, उनकी सोच को समझ पाओगे, उनके धर्म को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? जैसे संस्कृत की किताबें हैं, संस्कृत आप पढ़ नहीं पाओगे, संस्कृत की किताबों को अगर पंजाबी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाए आप समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो वो क्या है, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है कि दोनों धर्म, जो हिंदू धर्म और जो दूसरा इस्लाम धर्म है, एक दूसरे के जो विचार हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाया जा सके। ये इतना उम्दा सोच किसकी हो सकती है, मुझे बताइए। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक, उसकी जो माँ थी वो क्या थी? हिंदू थी। क्या थी? हिंदू थी। तो फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो लोगों ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि भाई ये तो हिंदू माँ का बेटा है और हिंदुओं के लिए काम करेगा। तब उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सभी के लिए काम करूंगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की कि उसने क्या किया, जो संस्कृत की जो किताबें हैं उनका इस्लाम धर्म उर्दू लैंग्वेज में क्या करवाया, चेंज करवाया, जिससे कि हिंदू धर्म की बातें इस्लाम धर्म तक पहुंचाया जा सके और इस्लाम धर्म की बातें जो हैं वो हिंदू धर्म तक पहुंचाई जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, क्यों? ताकि वो चाहता था कि वो एक दूसरे के समुदाय हैं, एक दूसरे के जो धर्म है उन दोनों के एक दूसरे के विचारों को क्या किया जा सके, ट्रांसलेट बताया जा सके कि ये ऐसा सोचता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और दूसरी जो है फर्स्ट को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है, बात समझ में आई? समझ में आया। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी को पता है, अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश आप सभी को पता है जिसने इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था। सिकंदर लोदी के बारे में आपको पता ही है, लोदी वंश का शासक है जिसने आगरा शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है ऑनलाइन, समझ में आया? तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से आ जाए कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की, तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और सीधी सी बात है, अगर आप लोग क्यों की थी, तो भाई वो चाहता था कि हिंदू और मुसलमानों के एक दूसरे के जो विचार है वो एक दूसरे में क्या हो, आपस में वो व्यक्त करें कि हम क्या सोचते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When did the दांडी मार्च बिगेन? दांडी यात्रा या दांडी मार्च, मार्च से पता चल गया अभी मार्च का महीना है, सीधी सी बात, आप लोगों को पता ही चल गया, आप लोगों को इसका आंसर भी पता चल गया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है दांडी मार्च। अगर यहाँ पे दिया होता दांडी यात्रा तो फिर भी चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो सीधा ही आंसर दे रखा है दांडी मार्च। कई बार क्वेश्चन के आंसर ही अंदर ही इसका आंसर छुपा होता है। तो दिया हुआ है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मार्च का महीना है और पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह ही मार्च है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ न जाके इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है, बात समझिए। गांधी जी ने उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था इरविन, उससे कुछ डिमांड्स रखी, टोटल 11 डिमांड्स थी, लेकिन इरविन ने उनकी डिमांड्स की तरफ, उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। गांधी जी को गुस्सा आ गया। गांधी जी को गुस्सा भी आता था क्या, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि अब उन्होंने क्या कहा कि मैंने अंग्रेजों से क्या मांगी थी, रोटी मांगी थी, बदले में मुझे उन्होंने क्या दिए, पत्थर दिए, तो अब तुम तैयार हो जाओ इन पत्थर को खाने के लिए। गांधी जी कहते कि मैं अब एक नई यात्रा शुरू करूंगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दांडी यात्रा या दांडी मार्च। गांधी जी जो थे कहां से, साबरमती आश्रम से। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से, जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से चले
कब चले? 12 मार्च को। कब चले? 12 मार्च को। और कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? दांडी पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? दांडी पहुंचे। कब? 6 अप्रैल को। कोई कहता है 5 अप्रैल को, कोई कहता है 6 अप्रैल को। मान के चलिएगा 6 अप्रैल को ही सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू हो चुका था। ठीक है, तो 12 मार्च को गांधी जी चले। अपने साथ कितने लोगों को चले? 78। उनके जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनके जो भक्त थे, वो कितने थे? 78 थे। 78 लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया। इसमें कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 78 लोगों में लेडी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 78 लोगों के साथ चले। ये यात्रा कितने दिन की थी? ये यात्रा कितने दिन की थी? 24 दिन की यात्रा थी। मतलब यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंचे। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। बात समझ में आई? कितने माइल्स की यात्रा थी? 240 माइल्स की यात्रा थी। 24 दिन चले, 240 माइल्स की यात्रा थी। यहाँ पे पहुंचे। कोई कहता है 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक को हाथ में लिया, क्योंकि दांडी क्या है? समुद्र है, तो वहां पे समुद्र में नमक बनता है, तो अपने हाथ में नमक को लेकर नमक कानून, क्योंकि उस टाइम पे जो नमक था उसे भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, सिर्फ अंग्रेज ही नमक बना सकते थे। तो गांधी जी जैसे ही दांडी पहुंचे, उन्होंने नमक को अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं नमक कानून को तोड़ता हूं और मैं क्या शुरू करता हूं? सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू करता हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करता हूं। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया 12 मार्च को, लेकिन ये भी याद रखिएगा कहां से चले थे? साबरमती से चले थे। कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। कितने दिन की यात्रा थी? वो 24 दिन की यात्रा थी। कितने माइल चले थे? 240 माइल चले थे। कितने लोग थे इनके साथ? 78 लोग थे। सबसे ज्यादा कौन से थे? ST वाले थे। और लेडीज में कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। क्लियर? और दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा और अपने हाथ में नमक को लेकर कहा कि अब मैं क्या शुरू करता हूं? एक सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, वो गांधी जी ने यहां से शुरू किया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या सब जो समझ में ना आया हो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है? ए तामदोला टॉम एट आगरा वाज बिल्ट बाय। आगरा में, सबसे पहले तो ये देख लो, तामदोला का मकबरा कहाँ पे है? क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। ए तामदोला का मकबरा कहाँ पे है? टॉम कहाँ पे है? तो वो आगरा में है। पहली बात, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तामदोला का मकबरा कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? आगरा में। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तामदोला है कौन? बताइए, तामदोला है कौन? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, इन चारों व्यक्तियों ने से तामदोला का मकबरा किसने बनवाया था? वो कहते हैं ना कि कई बार बेटियां भी अपने पिता को इतिहास में अपना नाम करवा जाती हैं, मतलब अपने पिता का नाम करवा जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बेटी जिसके पिता का नाम गयास बेग था, वो अपने पिता को, अपने फादर साहब को पूरे इतिहास में फेमस करना चाहती थी, तो जहांगीर ने उस गयास बेग को तामदोला का क्या दिया था? टाइटल दिया था। तो उसकी बेटी, किसकी? तामदोला की बेटी नूरजहां, जिसे जहांगीर की पत्नी, मैं सीधा आंसर बताती हूँ आपको, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, गयास बेग की बेटी नूरजहां। गयास बेग को टाइटल किसका दिया? तामदोला का टाइटल दिया किसने? जहांगीर ने दिया। नूरजहां ने सोचा कि मेरे फादर को मैं फेमस करना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात थी, तो उसने क्या किया? आगरा के अंदर तामदोला का क्या बनवा दिया? मकबरा बनवा दिया। बात समझ में? हालांकि ये तो नॉर्मल बात थी, इसमें ऐसा क्या खास बात थी कि मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ? भाई सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें पितृदूरा का यूज किया गया था। पितृदूरा समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पितृदूरा? पितृदूरा क्या होता है? पितृदूरा, पितृदूरा वो होता है कि जो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं, संगमरमर के पत्थर होते हैं जैसे टाइलें होती हैं, तो संगमरमर के पत्थरों पर हीरे, चांदी, सोना, इनसे जो जड़ावट की जाती है, जैसे हम सूट है, एक सूट होता है, सूट के ऊपर सिप्पियां लगती हैं, तरह तरह के मोती लगते कि नहीं लगते? उसी तरह से मान लीजिए ये एक टाइल है, संगमरमर का पत्थर है, इस संगमरमर के पत्थरों पे क्या? हीरे, मोती,
और सोने से क्या की जाती है, जड़ावट की जाती है। इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पितृदूरा कहते हैं। भारत में पहली बार पितृदूरा का यूज किसमें किया गया था, एतामदोले के मकबरे में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत पूरी तरह से, तो वो कौन सी है, एतामदोला का मकबरा। एतामदोला के मकबरे में सबसे पहले पितृदूरा का यूज किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पितृदूरा होता क्या है भाई, संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर सोने चांदी हीरे जो महंगी चीजें होती हैं उनसे जो जड़ावट की जाती है, उन्हें जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पितृदूरा कहते हैं। और एतामदोले के मकबरे में जो संगमरमर के पत्थर हैं उनके ऊपर ये महंगी चीजों से क्या की गई, जड़ावट की गई, उन्हें लगाया गया है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, पितृदूरा कहते हैं। तो याद रखिएगा, आगरा में एतामदोला का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में। किसने बनवाया था, नूरजहां ने। किसने बनवाया था, नूरजहां ने। एतामदोला का नाम क्या है, गयास बेग है। गयास बेग को एतामदोला का टाइटल किसने दिया, जहांगीर ने दिया। देखिए क्वेश्चन एक ही था, इसके साथ हमने कितना कुछ क्लियर किया है कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था, गयास बेग था। जहांगीर ने इसे एतामदोला का टाइटल दिया था, इस वजह से इसे एतामदोला कहा जाता है। एतामदोला का मकबरा कहाँ पे, आगरा में है। किस दुर्ग में, किस मकबरे में सबसे पहले पितृदूरा का यूज किया गया है, तो वह एतामदोला का मकबरा है। मुगल काल की सबसे पहले बनी पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई इमारत कौन सी है, तो वो कौन सी है, एतामदोला का मकबरा है। क्लियर, बात समझ में, कहां पे है, आगरा में है। किसके टाइम, हाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि एतामदोला का मकबरा बना किसके टाइम पीरियड में था, बना किसके, तो उस टाइम पे कौन था, जहांगीर था। कौन था, नूरजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, नूरजहां ने। अगर क्वेश्चन आते हैं कि किसके टाइम पीरियड में बना था, तो शासक कौन था, जहांगीर था। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां था, जिसने पूरी बादशाह को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और सारे शासन को संभालने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे नूरजहां, नूर महल कहते हैं, मुगल काल की पहली लेडी जिसने अपने नाम के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। क्लियर, बात समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी चीजें क्लियर हुई हैं आप लोगों की, हुई है कि नहीं, यस या नो, कुछ नया सीखने को मिला है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आपको यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, आपको मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में। बहुत इजी है, आप सभी को पता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप सभी को पता है। हल्दी घाटी का जैसे ही नाम आता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में बात होती है तो अकबर आ गया, आप सभी को पता है। जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने आंसर बताते जाइए। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम क्या था, बिलग्राम जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, याद करो भाई स्टूडेंट, जो कब हुआ था, 1540 में हुआ था। किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये हुमायूं का 1540 के अंदर लास्ट युद्ध था। इसके बाद शेरशाह सूरी भारत का क्या बन गया था, बादशाह बन गया था। हुमायूं को कुछ टाइम के लिए भारत से बाहर जाना पड़ा था, ये वो युद्ध था। तो बिलग्राम का युद्ध किसके साथ हुआ था, हुमायूं के साथ में। रिवॉल्ट ऑफ खुसरो, खुसरो आप सभी को पता है जहांगीर का बेटा था, जिसने जहांगीर के समय बगावत कर दी थी। गुरु अर्जुन देव जी के पास गए थे, गुरु अर्जुन देव जी ने इनको आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने उनके ऊपर गलत ब्लेम लगाया था और गुरु अर्जुन देव को क्या देते, शहीद करवा दिया था। तो ये खुसरो वही है जो जहांगीर का बेटा है। बैटल ऑफ खानवा आप सभी को पता है, बैटल ऑफ खानवा किसके साथ, बाबर के साथ, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था कब, 1527 में। तो बैटल ऑफ बाबर। क्लियर, बात समझ में आई, तो आप याद कीजिए। इसी के साथ हम डेट भी देख लेते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। खुसरो का जो हुआ था, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। और खुसरो का कब हुआ था, 1605 में। क्लियर, बात समझ में आई, यस या नो। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका आंसर बताइए। ए का क्या आएगा, सेकंड आएगा। ए का सेकंड देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और बी का क्या आएगा, थर्ड आएगा। बी का थर्ड यहाँ पे तो नहीं है भाई, यहाँ पे है। तो देखिए ए का 2, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। क्लियर, बात समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। हाँ जी बताइए भाई, बताओ। स्वराज पार्टी जो बनी थी, मैं आपको इतना बता देती हूँ, स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1 जनवरी
1923 को कहाँ पे बनी थी? इलाहाबाद में। कहाँ पे बनी थी? इलाहाबाद में। एक्चुअली होता क्या है, स्वराज पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी वो भी समझ लीजिए। आप सभी को पता है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन बीच में जब शुरू किया था तो गांधी जी ने क्या कहा था, ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होना चाहिए, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीच में चोरा चोरी हत्याकांड हो जाता है तो गांधी जी उस आंदोलन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो लोग गांधी जी के इस फैसले से इतने हैरान हो जाते हैं कि गांधी जी आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे में से अगर एक बच्चे ने कोई गलती की है तो क्या सजा पूरी क्लास को मिलेगी कि एक बच्चे को मिलेगी? एक बच्चे को मिलेगी, न कि पूरी क्लास को मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी, गलती किसने, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई है, वहां पे हुई है, पूरे भारत ने तो नहीं की, लेकिन आपने इसकी सजा किसको, पूरे भारत को दी। तो कुछ लोग गांधी जी के क्या हो गए, साइड हो गए, गांधी जी साइड हो गए, गांधी जी का साथ देना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसे हम क्या कहते हैं, स्वराज पार्टी कहते हैं। जो क्या चाहते थे, अंग्रेजों के साथ काम करके, अंग्रेजों के काम में रुकावट डालकर अंग्रेजों को क्या करना था, रोकना था। वो कहते हैं ना, शेर की गुफा में जाकर शेर को रोकना। तो स्वराज पार्टी के मेंबर क्या चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें, हम जीतें, जीतने के बाद हम अंग्रेजों के अंडर में काम करें, और जब हम अंग्रेजों के अंडर में काम करेंगे तो अंग्रेज जो भारतीयों के लिए जो पॉलिसीज लेकर आएंगे उनको हम हाथों हाथी क्या कर देंगे, रोक देंगे। जो भारतीयों के लिए सही नहीं है उसको हम वहीं पर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसके अलावा हकीम अफजल खां, NC केलकर भी, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी कि हकीम ने केला खाया, उस केले से मोती निकला और मोती को देखकर मेरा मन क्या हो गया, खुश हो गया। तो ये वही ट्रिक है जो मैंने स्वराज पार्टी की आपको बताई थी। तो याद कीजिए, स्वराज पार्टी जब मैंने आपको करवाई थी तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में एक पार्टी बनी जिसका नाम था CR दास। जिसने स्वराज पार्टी था, किसने बनाई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस या नो? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ समझ में ना आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बिफोर 1947, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आता है, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर। बिफोर 1947, 1947 से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? अब हम 26 जनवरी को क्या कहते हैं? हम रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? आप मुझे बताइए, क्या गणतंत्र दिवस कहा जाता था, क्या शहीद दिवस कहा जाता था, क्या संविधान दिवस कहा जाता था, या पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता है? बात बताइए मुझे। आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, देखो क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर सुना हुआ है। आप सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, कब? 26 जनवरी 1950 को। तब से हमारे देश में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। आप सभी को पता है शहीदी दिवस, आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो बचा क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। सीधा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस तो हम आज के टाइम पे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? 1947 से पहले। और शहीदी दिवस आप सभी को पता है 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। बचा क्या? आपका पूर्ण स्वराज दिवस। आप याद कीजिए, जब मैंने आपको नेहरू रिपोर्ट करवाई थी, जब मोतीलाल नेहरू की काफी इंसल्ट की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के बेटे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आया। वो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ 1929, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और क्या कहा कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस बनाएंगे, पूरी तरह से आजादी दिवस बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। अब हम अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इस वजह से 1947 से पहले हमारे देश के अंदर जो 26 जनवरी का दिन था उसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
और एक चीज और सुन लिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, नो डाउट, लेकिन इससे पहले हम आजादी दिवस कब मना रहे थे? 26 जनवरी को, लेकिन हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। तो अब 26 जनवरी को क्या किया जाए भाई? 26 जनवरी को तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, हमारा संविधान तैयार हो चुका था। जब इसे लागू करना था तो जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही कब लागू कर दिया जाए, 26 जनवरी को लागू कर दिया जाए, क्योंकि 26 जनवरी हमारे इतिहास में एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में 2 महीने का डिले किया गया। 26 नवंबर को लागू होना था, इंप्लीमेंट करना था, इसे लगाना था, लेकिन 2 महीने, आप सभी को पता है 26 नवंबर के बाद में क्या आता है? 26 दिसंबर, उसके बाद क्या आता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? हम संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बात समझ में? तो पूर्ण स्वराज दिवस। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिस्पेंड मूवमेंट फ्रॉम, अभी तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, इससे पहले हमने दांडी मार्च किया था, वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन, जिसे हम सिविल डिस्पेंड मूवमेंट कहते हैं, वो कहाँ से शुरू किया था? सेवाग्राम, दांडी, साबरमती और वर्धा। आप सभी याद कीजिए, मैंने अभी आपको बता के हटी थी। हाँ जी बताइए, आप लोग बताइए, आप कहते हो कि मैम आप पहले आंसर बता देते हो, अब आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। आप लोगों को पता है गांधी जी 6 अप्रैल को कहां पहुंचे थे? कहां पहुंचे थे? कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे, और वहां पे नमक को हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था और कहा था कि मैं क्या शुरू करने वाला हूं? सिविल डिस्पेंड मूवमेंट शुरू करने वाला हूं। तो दांडी में ही इन्होंने क्या किया था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गांधी जी ने 1930 में, महात्मा गांधी ने सिविल कहां से शुरू किया था? दांडी से। दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? साबरमती से। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन बनते हैं। दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? साबरमती से। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सिविल डिस्पेंड मूवमेंट, तो वो कहां से शुरू किया था? दांडी से। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? तो सिविल डिस्पेंड मूवमेंट कहां से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था? दांडी से। लेकिन दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? मैंने अभी बताया आपको, वो कहां से शुरू किया था? साबरमती से, जब वो अपने 78 लोगों के साथ में कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। तो दांडी यात्रा साबरमती से, और सिविल डिस्पेंड मूवमेंट वो कहां से शुरू किया था? दांडी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी, बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साइन मतलब गांधी इरविन समझौता, वो आप सभी को पता था। इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1931, 1935, 1942 एंड 1919। हाँ जी बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या 1919 आएगा? 1919 में तो क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। 1942 में क्या आया था? क्विट इंडियन मूवमेंट आया था। क्विट इंडियन मूवमेंट आया था। 1935 में क्या आया था? क्या आया था? एक्ट आया था, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, संविधान का हमारा क्या क्या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बचा क्या? 1931। आप सभी को पता है 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था, इस वजह से इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर गांधी जी ने जो डिमांड पहले रखी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने इरविन के सामने 11 डिमांड रखी थी, लेकिन इरविन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो गांधी जी ने सिविल डिस्पेंड मूवमेंट शुरू कर दिया। इरविन के ऊपर इंग्लैंड से ऊपर प्रेशर आने लगा कि भाई भारत में चल क्या रहा है। उधर से राउंड टेबल चल रही थी, तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस वजह से सारा कुछ हो रहा था। तो गांधी जी, इरविन ने गांधी जी को रोकने के लिए किसी भी तरह से समझौता करना चाहता था, और दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। और आप सभी को पता है इस समझौते के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी कि इसमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात की गई थी, क्रांतिकारियों की बात नहीं की गई थी जो हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ ही साथ
हमने सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, चाहे आपने वो टॉपिक किया हो चाहे वो ना किया हो। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को पता ही है मेरा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री विद हेतु मैम आप सभी के सामने है। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कल आप लोगों का 2:45 पे, कल दोपहर को 2:45 पे आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल सेशन रहेगा, सैटरडे स्पेशल सेशन। इस सेशन के अंदर आप लोगों को रिवॉल्ट ऑफ 1857 के MCQ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आप सभी को पता है हम लोगों ने 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो टॉपिक है हमने बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ा है। आप लोगों को सभी को पता है हमने बहुत ही गहराई से स्टडी की है। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं यूट्यूब के ऊपर लिंक है, मैं टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा आप लोगों को वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वो देख के आइएगा। क्योंकि जो कल सेशन होने वाला है इसके अंदर आप लोगों को अपने आप को एग्जामिन करोगे कि आप लोगों ने उस चीज को कितना अच्छे से समझा है, कितना अच्छे से पढ़ा है। तो तैयार रहिएगा, कल 2:45 पर आना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। क्लियर बात समझ में है? तो आज की क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और कल आप 2:45 पे आना मत भूलना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।